हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के स्वरूप के बारे में। राज्य का स्वरूप यानी नेचर ऑफ स्टेट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होता है। ये क्वेश्चन ऑनर्स प्रोग्राम, साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर उन लोगों को ये विषय पढ़ना है राज्य का जो स्वरूप यानी नेचर ऑफ स्टेट्स, तो भाई आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंप्लीट आंसर के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं राज्य के स्वरूप से लेकर। आज की इस नई वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा ही कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस तरीके से पूछे जाएंगे, परंतु आपको सही उत्तर किस तरीके से और क्या क्या पॉइंट डाल के कौन से क्वेश्चन में लिखना है ये भी बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ नेचर यानी राज्य का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर बात करनी है राज्य के बारे में। राज्य को इंग्लिश में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट कहा जाता है, यानी इसका मतलब होता है देश। तो भाई अगर हम स्टेट के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ 2-4 शब्दों में या ऐसे हम बता दें, ये कोई आसान काम नहीं। यानी अगर मैं आप लोगों के सामने कहूँ कि भाई राज्य के स्वरूप को परिभाषित कर दें इसी तरीके से नॉर्मल शब्दों में, जैसे हर एक चीज़ की परिभाषा होती है, लोकतंत्र की कोई ना कोई परिभाषा होती है, समानता की कोई ना कोई परिभाषा होती है, जिसे पढ़ने के बाद में हमें कुछ ना कुछ समझ में आता है। परंतु लेकिन अगर हम राज्य के स्वरूप की बात करें, उसको 2 शब्दों में एक्सप्लेन करने की, तो वो बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, उसे नहीं किया जा सकता। क्योंकि राज्य की जो स्वरूप है ये किसी देश का या तो संविधान या उसके लक्षणों के द्वारा हमें पता चलता है। लेकिन अगर हम किसी भी देश का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे कायदे कानून होते हैं, और उससे अगर हम पढ़ के समझें राज्य के स्वरूप को तो हमें बहुत कठिनाइयाँ आती है। इसीलिए राज्य के स्वरूप को आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस संविधान द्वारा जिस भी तरीके से देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है या वहाँ पर जिस प्रकार की भी शासन तंत्र होती है, उनके लक्षणों के आधार पर हम उस राज्य के स्वरूप का अनुमान लगाते हैं कि भाई वो कैसा वो देश है, कैसा वो राज्य है, कैसा वो समाज है। हर एक बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल ही स्टार्टिंग से। सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो भी है एग्जाम के लिए इंट्रोडक्शन आपको देना होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि भाई राज्य के स्वरूप की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बताना है कि जब हम किसी राज्य के स्वरूप को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं या बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि भाई देश कहता है कि भाई हमारी शासन व्यवस्था जो है वो संविधान के अनुरूप चलाई जाएगी, संविधान के हिसाब से चली जाएगी, परंतु कई बार ऐसा होता है कि भाई उस देश का जो संविधान है वो कुछ और कहता है और उस देश की जो द्वारा स्थापित संस्थाएं होती हैं वो कुछ और ही कहती है। दोनों में हमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। राज्य अलग बात कहता है और वहाँ के द्वारा जो भी संस्थाएं स्थापित की जाती है वो कुछ अलग बातें कहता है। कई बार हम ये देखते हैं कि भाई संविधान जिस हिसाब से देश का चलाना चाहिए शासन व्यवस्था, उस हिसाब से नहीं चल पाता। उन संविधान के अंदर उन नेताओं के द्वारा कई बार उनकी नीतियां तो महान होती है, परंतु उनका जो संचालन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। अब आप सोचेंगे कि भाई फिर कैसे हम किसी राज्य के भाई स्वरूप का अंदाज़ा लगाएं, तो इन पॉइंटों के आधार पे हम उस देश की, उस सरकार की, उस जहाँ भी स्टेट के नेचर के बारे में हम जानना चाहते हैं वो कैसा है पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, भाई संस्थागत ढांचा किस प्रकार का है। संस्थागत ढांचा किस प्रकार है इसका मतलब आप लोगों के लिए सिंपल सा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक एक पॉइंट करके हम बात करेंगे सभी के बारे में। तो संस्थागत ढांचा किस प्रकार से, अगर आपको ये पता चल जाता है, नहीं जिस भी देश के आप राज्य की स्वरूप की बात कर रहे हो तो उस देश की जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके से विभाजित की गई है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, वहाँ की आपको क्या करना है, शासन व्यवस्था देखनी है। वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक रूप से है या फिर समाजवादी शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की, या फिर राजतंत्र है। आप जब इन सब चीज़ों को देखेंगे, या फिर वहाँ पर लोकतंत्र है या फिर वहाँ तानाशाही है, आप जिस भी प्रकार की शासन व्यवस्था देखेंगे उस देश के राज्य के स्वरूप का अनुमान उस हिसाब से लगाएंगे कि शायद अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पर जनता को ज़्यादातर अधिकार होंगे, राजतंत्र है तो वहाँ पर शासन का तंत्र वंशानुगत होगा, और अगर समाजवाद है तो सब कुछ सारे संसाधन जो है उसके अधिकार जो है वो सिर्फ सरकार के पास होंगे। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस देश की सरकार की व्यवस्था कैसी है। दूसरी बात, राज सत्ता को चलाने वाले लोग किस प्रकार के हैं। यानी कई बार क्या होता है कि भाई
जहाँ पर लोकतंत्र हो या ना हो, राजतंत्र हो, तानाशाही हो, कोई सा भी शासन तंत्र हो, जो भी लोग शासक के रूप में बैठे हुए हैं उनके चरित्रों के ऊपर भी हमें पता चलता है वो देश कैसा है। अगर शासन के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपनी ही पूंजी, अपनी ही जेब को भरने में लग गए तो उस देश का विकास कैसे होगा। वहाँ की जनता का सच में रियल में वो प्रतिनिधित्व कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं शासक सभी संसाधनों पर नियंत्रण करके सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। नंबर थर्ड की बात करते हैं। नंबर थर्ड पे है जाति, धर्म व राजनीतिक जितने भी निर्णय होते हैं, राजनीतिक समूह होते हैं, वो कहाँ तक उस देश की शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यानी अगर हम देखें दुनिया के सभी संविधानों में एक बात ज़रूर कहा गया है कि भैया हम इक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं, हम समानता को बढ़ावा देते हैं, परंतु ऐसा कई बार नहीं होता। हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है, कई बार बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुसंख्यक रहते हैं। जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर हिंदू ज़्यादा बहुसंख्यक है, लेकिन परंतु बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई विशेष जाति या विशेष धर्म के लोग रहते हैं। और जब भी चुनाव होते हैं तो राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल इस बात का बखूबी ध्यान रखते हैं और चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाता है जो वो बहुसंख्यक जाति या धर्म का होता है, ताकि वहाँ के लोग जो है वो उसे ही चुने, अन्य को नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है अर्थव्यवस्था का विकास, यानी किस प्रकार का राज्य ने अपना रखा है। इससे भी हमें उस देश की शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। अगर उदारवादी शासन व्यवस्था अगर हम देखें, उदार अर्थव्यवस्था है तो भाई पूंजीवादी का वहाँ पर अधिक प्रभुत्व होगा। अगर समाजवाद अपना रखा है तो वहाँ पर क्या होगा, संसाधनों पर सरकार का ज़्यादातर अधिकार होगा। अगर मिश्रित है तो दोनों के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे, सरकार के भी और निजी भी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया गया, आप इन पॉइंट्स को ज़रूर देख लेना। इसके बाद में यहाँ पर हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है राजनीतिक संस्थाओं को वैधता कैसे मिलती है, यानी जो भी लोग आप पे शासन कर रहे हैं वो किस तरीके से शासन व्यवस्था पर आए हैं, उन लोगों का शासन पे किस हिसाब का वजूद है, इसके बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो सिंपली मैं अगर आप लोगों के सामने कहूँ तो जो भी राज सत्ता चलाने वाले लोग हैं उन्हें वैधता कैसे मिलती है। जैसे लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र में क्या होता है कि भाई जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है, और जनता जब अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है तो वो क्या करती है, ये अनुमान हम लगाते हैं कि भाई जनता ने खुद अपने शासकों को चुना है। कोई ना कोई एक ऐसी संस्था जरूर रही है जो इसे वैधता देती है निष्पक्ष रूप से, जैसे निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। दूसरी बात, जहाँ पर भी राजतंत्र होता है वहाँ पर इनका जो पूरा वंश होता है वो उसके उसके अनुभवों के आधार पर या फिर उस वंश के जो सबसे ज्येष्ठ होते हैं उसके आधार पर हम कई बारी उनको नियुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ किस प्रकार से राज्य को प्रभावित करती है। यानी मैं आपको बता दूं कई बारी हम किसी देश की जो इंटरनेशनल अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारण करने में क्या भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारण करने का मतलब सिंपल सा आप लोगों के लिए ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोई देश है वो किस प्रकार से अपने नीतियों को निर्धारण करे। जैसे अभी हम आज जो ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या है, हम देखते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के बारे में। किसमें, अफगान के बारे में मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में है तालिबान। अब भाई वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस हिसाब से बना रही है आप सबको पता है, और इस आधार पे भी हम ये कह सकते हैं किसी देश के बारे में अगर हमें जानना हो तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इसी तरीके से पता चलता है। चलिए, आई होप आपको आज की इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बहुत बारी कि भाई राज्य के स्वरूप बताने में उदारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आज आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमें लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर भी करेंगे। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।